नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत। टॉपिक वाइज ये व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी आपकी आज से ही प्रारंभ है। जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं तो संपूर्ण हिंदी साहित्य को विस्तृत रूप से और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यात्मक जो है पैटर्न उस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों जुड़ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? जो विद्यार्थी जवाब जानते हैं वो कमेंट्स करेंगे। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो साथियों इसका जो सीधा सीधा जब मैं आपको सबसे पहले इसका मैं जवाब देता हूँ, फिर सारे ऑप्शंस की हम चर्चा करेंगे। साथियों इसका जवाब रहेगा किसके अंतर्गत? पदावली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इसका सही जवाब रहेगा क्या? पदावली। तो जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की जो प्रेम का जो अनूठा वर्णन किया गया है साथियों, वो कौन सी रचना में किया गया है? पदावली में किया गया है। ये जो पदावली रचना है साथियों किसकी है? ये पदावली जो रचना है वो है आपके विद्यापति जी की। किसकी है साथियों? विद्यापति जी। और विद्यापति जो हैं वो कहलाते हैं मैथिल कोकिल। क्या कहलाते हैं? मैथिल कोकिल। इन्होंने अपनी रचनाओं में मैथिल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है, बताओ क्या? मैथिल कोकिल कहा जाता है, जिनकी रचना कौन सी है? पदावली। ये जो पदावली है, निराला ने इस पदावली के लिए ही, बताओ किसने? निराला ने पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं, कौन से पद साथियों? पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं, सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊंगा इस व्याख्यात्मक क्लास में। श्रृंगारिक पदों को की जो मादकता है, अर्थात इतने अच्छे से इसमें श्रृंगारिक पदों का वर्णन किया गया है, इसलिए इन्होंने इनके जो पद हैं उनको कहा है नागिन की लहर। क्या कहा है साथियों? नागिन की जो लहर है, नागिन की लहर कहकर इसके जो पदावली के जो पद हैं उनको संबोधित किया है। आप सभी को पता है जो मृगावती है, मृगावती तो बताओ किसकी है? कुतुबन की है। मृगावती बताओ किसकी रचना है? कुतुबन की है। ठीक है। पद्मावत को तो आप सभी को पता है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मधुमालती साथियों किसकी रचना है? मंझन की रचना है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या रहेगा? पदावली। ध्यान रखना है, मृगावती एक ही प्रश्न नहीं है हमारे साथ कई सारे प्रश्न, एक ही जो है प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। मृगावती रचना आपको याद रखनी है, कुतुबन की है। पदावली तो बताओ किसकी है? विद्यापति की है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। पदावली के बाद में विशेष रूप से याद रखना है कि विद्यापति की तो है, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। और जो पदावली के जो पद हैं उसके लिए जो निराला हैं उन्होंने इनके श्रृंगारिक पदों के लिए, बताओ क्या कहा है? नागिन की लहर के समान इसके जो पद हैं वो बताए हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है कि बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। कि बीसलदेव जो रासो है उसमें जो नायक और नायिका दोनों आपको बताने हैं, लेकिन प्रश्न में तो क्या पूछा है? नायिका पूछा है, तो नायक भी आपको बताना है। ध्यान रखिए, सबसे पहले पूछें, यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि जो बीसलदेव रासो है इसकी जो नायिका है वो नायिका कौन सी है? तो आप सभी को पता है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? राजमती। राजमती है जो बीसलदेव रासो है, रासो की बताओ क्या है? नायिका है। साथियों कौन है बताओ? नायिका। आपको ये भी बताना है कि ये जो बीसलदेव रासो है, ये बीसलदेव रासो रचना किसकी है साथियों? ये बीसलदेव रासो है रचना नरपति नालय की। किसकी है साथियों? बीसलदेव जो रचना है वो किसकी है? नरपति नालय की रचना है। ये कैसा काव्य है साथियों? ये एक वीर गीत काव्य है। कैसा काव्य है? वीर गीति काव्य है ये। तो वीर गीत काव्य आपको ध्यान रखना है। कौन बताओ? बीसलदेव रासो जो रचना किसकी बताओ? नरपति नालय की। और कैसा काव्य? वीर काव्य है। इसकी नायिका बताओ कौन है? ये है। आपको ये भी पता है कि इस बीसलदेव रासो है, इस बीसलदेव रासो को साथियों कितने खंडों में बांटा गया है? बीसलदेव रासो को 4 खंडों में बांटा गया है। इसकी नायिका तो बताओ कौन है? राजमती। और इसका नायक तो आपको पता है, जैसा कि इसका नाम है, तो बताओ नायक कौन होगा? इसका नायक तो बताओ कौन ही होगा? बीसलदेव होगा। आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रत्येक खंड में किस किस का वर्णन किया गया है, यहाँ पर कौन से जो है क्षेत्र उसका विशेष वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, जब ये बीसलदेव रासो से राजमती रूट कर चली जाती है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो रूट कर बताओ कहाँ चली जाती है? उड़ीसा चली जाती है। साथियों कहाँ चली जाती है रूट कर? उड़ीसा चली जाती है।
ठीक है। और इसके बाद में उड़ीसा जब चल जाती है तो इसके विरह का जो इसमें वर्णन जो तृतीय खंड में किया गया है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसको वापिस जब बीसलदेव रासो लाता है तो वो कौन से खंड में इसका वर्णन किया गया है, चतुर्थ खंड में इसका वर्णन किया गया है। मैं आपको चारों खंडों के बारे में बता ही देता हूँ साथियों। इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड मैंने बताया 4 भागों में बांटा है। इसके प्रथम खंड में जो बीसलदेव और राजमती इनके विवाह का वर्णन है। साथ में इसके द्वितीय खंड में जो रूट कर जो चली जाती है, बताओ कौन, ये राजमती कहाँ चली जाती है, बताओ उड़ीसा चली जाती है, इसका वर्णन है। तीसरे में इसके बताओ विरह का वर्णन है। और चौथे में बताओ क्या है, चौथे में इसका पुनः जो है वापस घर पर लौट कर आ जाना है। तो आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना है। तो बीसलदेव रासो के बारे में, नायिका के बारे में पूछा गया। नायिका तो अंत कौन है इसकी, राजमती, और नायक कौन बताओ, बीसलदेव रासो। ये उड़ीसा का आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान भी रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। आपको क्लास और अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। डेली ऐसी आपको क्लास मिलने वाली है। चर्या पद के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है चर्या पद किसकी रचना है? तो बताइए, क्या सरहपा की रचना है, सप्रपा की रचना है, लुइपा की रचना है या कुकरिपा की रचना है? आपको बताना है चर्या पद किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चर्या पद है ये किसकी रचना है, आपकी सप्रपा की रचना है साथियों। किसकी रचना है? सप्रपा की रचना है। कौन सी चर्या पद साथियों? ये जो चर्या पद है ये एक तरह का क्या है बताओ, एक गीत है। क्या है बताओ? गीत है। जो विशेष रूप से इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है, जो विभिन्न जो अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों में इस गीत को गाया जाता है। बताओ कौन से को? चर्या पद को गाया जाता है। इसकी जो भाषा है चर्या पद की, इसकी जो भाषा है वो भी आपको ध्यान रख लेनी है। बताओ कौन सी? संधा भाषा। कौन सी भाषा? संधा भाषा पूछी जाती है। चर्या पद की जो भाषा है वो कौन सी है? संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। और ये जो दोहा कोश है, इसकी अन्य जो रचना है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आगे वो प्रश्न आने वाले हैं तो यहाँ मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ क्योंकि इससे संबंधित आगे भी प्रश्न आने वाले हैं। तो ध्यान रखना है आपको। चर्या पद के रचयिता बताओ कौन है? सवरपा। चर्या पद कैसा है? एक गीत है। बताओ कहाँ पर, कैसे ओकेजन में गाया जाता है, अनुष्ठान आदि में गाया जाता है। और बताओ कौन सी भाषा में है ये? संधा भाषा में। इन सारे जो ऑप्शन हैं इनके सारे आगे जो प्रश्न है उनमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। प्रश्न है जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है जयचंद प्रकाश तो काफ़ी पॉपुलर जो है रचना है। और इसकी जो रचनाकार हैं बताओ कौन है? भट्ट केदार है। तो बताओ कौन है इसके रचनाकार? भट्ट केदार। अगर आप पर आता है तो आप हमसे भी पहले आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन इसका दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ये जो जयचंद प्रकाश है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी रचनाकार कौन है बताओ? भट्ट केदार है। ये जगनिक है, जगनिक की तो कौन सी रचना है? परमाल रासो है। जगनिक की कौन सी रचना है साथियों? परमाल रासो। महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। श्रीधर की जो रचना है वो है रणमल छंद। कौन सी है साथियों? श्रीधर की रचना है रणमल छंद, श्रीधर की रचना है। वही बात करें हम नरपति नालय की तो अभी हमने पढ़ी है। बताओ कौन सी? बीसलदेव रासो। कौन सी रासो बताओ? बीसलदेव रासो। और भट्ट केदार की तो आपको सामने प्रश्न में लिखा हुआ है। बताओ कौन सी है? जयचंद प्रकाश। तो ये चारों रचनाकार और उनके सामने की रचनाएं मैंने आपको बता दी है। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रहेगा। चले भाई, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके सामने। आपका संपूर्ण आदिकाल आपका एक ही क्लास में नहीं होगा, इससे संबंधित मैं आपको 4-5 सेट करवाऊंगा। तो आपका सारा आदिकाल, केवल ये कुछ प्रश्न ही नहीं है, आपके लिए संपूर्ण जो आदिकाल है वो इसी प्रश्नमाला में, इसी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में कंप्लीट होने वाला है। 5वां प्रश्न है आपका, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? साथियों प्रश्न छोटा सा ही है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो आपको जल्दी जवाब देना है। क्या सोमप्रभु सूरी है, चाहे हेमचंद्र सूरी है, सारंगधर है या मेरुतंग है? बताओ किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। तो ध्यान रखना है, कुमारपाल जो प्रतिबोध जो रचना है वो है साथियों सोमप्रभु सूरी की है। किसकी बताओ? सोमप्रभु सूरी की है। ये जो सोमप्रभु सूरी थे ये बताओ कहाँ के थे? गुजरात के थे साथियों। कहाँ के थे ये? गुजरात के। और प्रसिद्ध कौन थे बताओ? ये जैन साधु। ध्यान रखना है ये चीज़, आपको जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। बताओ ये कैसे साधु थे? ये प्रसिद्ध जैन साधु थे। कहाँ के थे ये? गुजरात के जैन साधु थे। इनका जो आविर्भाव माना जाता है साथियों 1252 विक्रम संवत माना जाता है ना। आपको ध्यान रखना है 1252 इसका विक्रम संवत माना जाता है। इसके अलावा बात करें हम, जैसे आपको हेमचंद्र सूरी आपको दिखाई दे रहा है, तो हेमचंद्र सूरी की रचना है कुमारपाल चरित। कौन सी साथियों? हेमचंद्र सूरी की रचना है कुमारपाल चरित।
ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हम सारंगधर की, सारंगधर की रचना तो काफ़ी पॉपुलर है, इसकी रचना है हम्मीर रासो। कौन सी साथियों? सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो, इसकी रचना है। वहीं हम बात करें मेरुतंग की, तो मेरुतंग की रचना है प्रबंध प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना? प्रबंध चिंतामणि। बताओ किसकी रचना है? मेरुतंग की। देखिए, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबुद्ध, हेमचंद सूरी, कुमारपाल चरित, सारंगधर की, हम्मीर रासो, मेरुतंग की। बताओ कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि इसकी रचना है। चलिए भाई, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई, बिना समय गंवाए हम लगातार प्रश्नों की व्याख्या हम कर रहे हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, संदेश रासक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। संदेश रासक, संदेश रासक के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, संदेश रासक, संदेश रासक की रचयिता क्या नरपति नाले हैं, अब्दुल रहमान है, चंद्रवरदाई है या जगनिक है? जल्दी से कौन कमेंट्स करता है? तो ध्यान रखिए, जो संदेश रासक है इसके जो रचनाकार हैं वो है साथियों, कौन बताओ? अब्दुल रहमान। कौन है बताओ? अब्दुल रहमान। ध्यान रखना, ये जो अब्दुल रहमान के द्वारा जो संदेश रासक लिखा गया, जो संदेश रासक लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है पहला, प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ से, ये धर्मेतर यानी धर्म से हटकर, धर्मेतर रास ग्रंथ है, धर्म से हटकर पहला जो ग्रंथ है वो किसका है बताओ? अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। ये ध्यान रखना, कैसे कवि थे? मुसलमान कवि थे, मुसलमान कवि थे और उन्होंने प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक लिखा। कौन सा लिखा बताओ? संदेश रासक लिखा था। ये जो संदेश रासक है साथियों, एक तरह का क्या है? खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है बताओ? खंड काव्य है। और इसमें विक्रमपुरी, एक स्थान का नाम है विक्रमपुरी। कौन सा बताओ? विक्रमपुरी। विक्रमपुरी की एक जो महिला है उसकी वियोग का इसमें जो संदेश रासक है उसमें वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, आप सभी को पता है कि जो जगनिक है, जगनिक, जगनिक की तो जो रचना है बताओ कौन सी है? जगनिक की रचना तो बताओ कौन सी है? परमाल रासो। मैं आपको औरों के बारे में बता देता हूँ। जगनिक की रचना बताओ कौन सी है? परमाल रासो, आपको ध्यान रखना है। चंद्रवरदाई की तो बताओ कौन सी है? बताओ पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की तो कौन सी बताओ? पृथ्वीराज रासो है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक है ही है। और बताओ, नरपति नाले की तो अभी हमने पढ़ी है, बताओ कौन सी? बताओ बीसलदेव रासो, इसकी तो संपूर्ण डिटेल हमने पढ़ी है। कौन सी बताओ? बीसलदेव रासो। तो ये आपको चार, नरपति नाले की बीसलदेव रासो, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की बताओ कौन सी? परमाल रासो। अब्दुल रहमान बताओ मुसलमान कवि थे, इन्होंने ये जो खंड काव्य लिखा संदेश रासक, इसमें विक्रमपुरी नामक स्थान की एक महिला की वियोग का इसमें वर्णन किया गया है। ये जो संदेश रासक है प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न आप सभी के सामने आपके लिए, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए चल रही है। अगर नहीं जुड़े हैं तो संपूर्ण हिंदी साहित्य को, हिंदी व्याकरण को आप निःशुल्क रूप से इसी तरह से पढ़ सकते हैं। विद्यापति की पदावली मैथिल हिंदी में रचित होने पर भी निम्न में से किससे प्रभावित है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से जवाब इसका देना है। जवाब आपको देना है उससे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि विद्यापति की जो पदावली है वो किसमें? मैथिल हिंदी में रचित है, लेकिन फिर भी वो और किससे प्रभावित है? क्या बंगला से, क्या मराठी से, क्या बिहारी से या उड़िया से? किससे प्रभावित है ये आपको बता देना है। विद्यापति की जो पदावली है वो हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, बंगला से भी ये जो प्रभावित है, इससे विशेष रूप से ये क्या है? प्रभावित है। आपको ध्यान रखना है, विद्यापति ने जो है पदावली लिखी, और बताओ कौन से मत से थे? ये शैव मत से थे। कौन से होता? शैव संप्रदाय से संबंध था। और इन्होंने कई सारे जो ग्रंथ थे उनकी भी रचना की, जो आगे मैं आपको लगातार इसके बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जवाब इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि विद्यापति के बारे में पिछले जो प्रश्न है उसमें ज़्यादा विशेष रूप से पढ़ चुके हैं, ये फैक्ट वहाँ चुका, तो मैं आपको ये बता चुका। विद्यापति बताओ किससे हैं? शैव मत से। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न आपके सामने, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा? इजी प्रश्न है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है कि आदिकाल को चारण काल, कौन सा काल बताओ? चारण काल, इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? क्या शिव सिंह सेंगर ने कहा? क्या मिश्र बंधु ने कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा? या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा? किसने कहा? तो ध्यान रखना है, इसका जवाब क्या है? चारण काल जो आदिकाल को कहा वो किसने कहा बताओ? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है बताओ? इसको चारण काल का है। ध्यान रखना है, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा का एक इतिहास ग्रंथ आपको याद रखना है जिसका नाम है हिंदी, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास बताओ? आलोचनात्मक इतिहास। ये बताओ किसका है?
राम कुमार वर्मा का है। इस राम कुमार वर्मा ने ही आदिकाल को तो क्या कहा है, चारण काल कहा है। ये जो ग्रंथ लिखा था ये भी आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। ये ग्रंथ लिखा था साथियों का 1938 में इस ग्रंथ को लिखा गया था। और इसी जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने ही इसको बताओ क्या कहा था, इसको कहा था संधिकाल। क्या कहा था, संधिकाल। या बताओ कौन सा काल, बताओ चारण काल कहा था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, इन्होंने कहा 1938 में लिखा था। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, संधि या चारण काल इन्होंने कहा। ठीक है भाई, चलिए भाई। और मैं आपसे बात करूं सर इन ऑप्शंस के बारे में बता दीजिए, तो भाई सुन लीजिए। इसके बाद बात करें जब शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर की रचना है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। क्या है बताओ, शिव सिंह सरोज। किसकी रचना है ये, शिव सिंह सेंगर की है। शिव सिंह सरोज लिखी थी बताओ कब, 1883 में। कब लिखी थी साथियों, 1883 ईस्वी में इसका जो इतिहास ग्रंथ है वो लिखा गया था। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु के तो आपको ध्यान रखना है, 3 इसमें आते थे, है ना। तीनों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। मिस्र बंधु 3 कौन कौन से नाम हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से बताने हैं, मिस्र बंधु के अंतर्गत 3 कौन कौन से आते हैं, ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर मोहन अवस्थी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। इन्होंने आदिकाल को बताओ क्या कहा है, आधार काल। किसको बताओ, आदिकाल को, है ना। तो चारों ऑप्शंस का अपन ने बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन कर दिया है। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज 1883 में लिखी। मिस्र बंधु के नाम आपको बताने हैं। मिस्र बंधु, है ना, गणेश श्याम और जो है गणेश श्याम सुख, है ना। ये 3 हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम और सुख मिश्र, है ना। सुख बिहारी मिश्र, ये तीनों इसके नाम हैं, है ना। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु ने लिखा था, मिस्र बंधु विनोद लिखा था, ये आप सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें राम कुमार वर्मा की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने बताओ आदिकाल को क्या का नाम से जाना जाए, कहा आधार काल के नाम से। 9वां प्रश्न आपके सामने, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आपको जवाब इसका देना है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। तो सर कहोगे ये तो इतना जी प्रश्न कि सर आप आदिकाल के प्रश्न करा रहे हो, तो निश्चित रूप से इसका जवाब भी क्या रहेगा, आदिकाल। तो बिल्कुल सही सी बात है, ये तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, बताओ साथियों किस काल से संबंधित है, ये आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो के बारे में अपन जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कुछ। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी कवि कहा जाता है। हिंदी कवि का ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली का क्या कहा जाता है इसे, आदि कवि। कौन सा कवि, यानी सबसे पहले खड़ी बोली का अगर प्रयोग अच्छे से किया तो वो किसने किया बताओ, जो है अमीर खुसरो ने किया। अमीर जो खुसरो था, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, कौन सा नाम साथियों, मूल नाम। आप अपने नोट्स में इनको जगह दे सकते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका मूल नाम था वो था अबुल हसन। इनका मूल नाम क्या था साथियों, अबुल हसन इनका मूल नाम था। इसके बाद बात करें कि इनके जो गुरु थे कौन, बताओ गुरु की बात कर लेते हैं। इनके गुरु थे बताओ कौन, निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। महत्वपूर्ण है अमीर खुसरो, इनके गुरु कौन थे बताओ, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ये दिल्ली के सिंहासन, ये दिल्ली के शासनकाल से संबंधित थे। और उन्होंने कितने राजाओं का शासनकाल देखा था, 11 राजाओं का इसने क्या देखा था शासनकाल। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों का राजा जो है कार्यकाल देखा। तो ध्यान रखना कितने, 11 जो है शासकों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। तो प्रश्न ये था कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित है। तो साथियों किस काल से संबंधित है, आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके बन रहे थे वो आपको मैंने सारे यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की रचनाएं भी हैं, 100 से ज़्यादा इनकी रचनाएं बताई जाती है, जिसमें आप सभी को पता है कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में जैसे बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचना में थी एक तो खालिक बारी। कौन थी बताओ, खालिक बारी। खालिक बारी इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। एक महत्वपूर्ण रचना थी साथियों इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ, ये सभी आप जानते हैं, पहेलियाँ थी, है ना। मुकरियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। दो सुखने इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। गज़ल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो आपको ध्यान रखना है, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सारी चीज़ आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। तो ये अमीर जो खुसरो हैं उनका आपने पूरा ट्रीटमेंट, उनका ऑपरेशन कर दिया है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आपके उपस्थित है। वही प्रश्न है, दान वाक्यावली की रचनाकार हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हैं, तो बता दीजिए जल्दी से। इसकी चर्चा तो अपन कर चुके। दान वाक्यावली क्या विद्यापति हैं, भूषण, जयदेव या पद्माकर हैं। तो ध्यान रखना है, जो दान वाक्यावली है इसके रचनाकार तो कौन है, विद्यापति है। इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विद्यापति
विद्यापति फिर आ चुका है, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। विद्यापति के गुरु का नाम आपको ध्यान रख लेना है। इनके गुरु का नाम बताओ क्या है? पंडित हरि मिश्र। क्या ना है इनका नाम? पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम है। इनके गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति को बताओ क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या नाम बताओ? मैथिल कोकिल। ये जो विद्यापति थे बताओ कहाँ के? दरभंगा। दरभंगा के रहने वाले थे। गांव था, नाम याद रखना है आपको, बिपसी गांव। कौन सा गांव? बिपसी गांव आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के बताओ क्या थे? दरबारी कवि थे ये, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हें मैथिल भाषा में पदावली इसने लिखी है। गोरक्ष विजय इनकी लिखी है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका इनकी रचना है। कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, अभट्ट भाषा में उसमें इनका प्रयोग किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताओ क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताओ इसको क्या कहा है? जातीय कवि। किसने कहा है बताओ? बच्चन सिंह जी ने। बच्चन सिंह जी ने इन्हें क्या कहा है? विद्यापति को बताओ जातीय कवि कहा है ना। कई सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं के बारे में मैं खास करके जो पदावली है उसके बारे में तो बता चुका। कीर्ति लता और कीर्ति पता के बारे में आगे हम चर्चा जब प्रश्नों की करेंगे तो उसमें भी आपकी इसके बारे में चर्चा होगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? दान वाक्यावली की रचनाकार कौन है बताओ? विद्यापति है। प्रश्न संख्या 11, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? भाई एक जो कवि हैं उन्होंने ये कहा कि विद्यापति हैं उनको कृष्ण भक्त नहीं समझना चाहिए। ये जो कथन है वो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, राम कुमार वर्मा जी ने कहा, या बच्चन सिंह जी ने कहा? किसने ये कथन कहा कि भाई इनको कृष्ण परंपरा में नहीं समझना चाहिए? तो ध्यान रखना है आप सभी के जाने पहचाने संघर्षशील जुझारू, बताओ कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि विद्यापति को बताओ किस में नहीं मानना चाहिए? कृष्ण भक्त परंपरा में से नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आपने कई बार ये महत्वपूर्ण लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ी होगी। क्या पढ़ी? क्या है? मैं आपको सुना देता हूँ एक बार कि आचार्य रंग, जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी इन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। बताओ, सीधा सीधा बात है कि इसमें कथन पूछा है कि कथन किसका है, तो ध्यान रखना किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि किस साहित्य से संबंधित है? भाई इससे अच्छा प्रश्न और इससे सीधा प्रश्न आपके लिए शायद आदिकाल में नहीं होगा। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि किस साहित्य से संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है। तो ध्यान रखना है कौन से साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। कौन से साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से। लुइपा, सरहपा, कर्णपा, ये सारे के सारे बताओ किसी से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य में जो इनकी संख्या है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक संख्या का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनकी संख्या कितनी मानी गई है बताओ? 84। कितनी मानी गई है बताओ? 84। इसके अंतर्गत सरहपा आता है, सबरपा आता है, आपके लुइपा आता है, डोम्बिपा, कोकरीपा आदि प्रमुख रूप से कवि आते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये बताओ किस साहित्य से संबंधित थे? सिद्ध साहित्य से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी नहीं आती? एक छोटा सा प्रश्न आपका, हालांकि इसको जोड़ा है मैंने आदिकाल से ही, लेकिन प्रश्न एक तरह से भक्ति काल कम कह सकते हैं क्योंकि भक्ति काल नाम आया है, लेकिन आंसर बताओ कहाँ से निकलेगा इसका? आदिकाल से निकलेगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी को पता है जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया जाता है, निर्गुण और सगुण। किस किस में बांट दिया जाता है? निर्गुण और सगुण। हालांकि भक्ति काल में बात करेंगे, फिर निर्गुण को बांट दिया जाता है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ध्यान रखना ये ज्ञानाश्रयी और बताओ कौन सी? प्रेमाश्रयी। तो ये तो इसका जवाब होगा नहीं, है ना, ये ऑप्शन कट जाएगा। ये राम भक्ति का संबंध है नहीं, कृष्ण भक्ति संबंध नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि रासो काव्य धारा बताओ किससे संबंधित है? आदिकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदिकाल से संबंधित है। प्रश्न में यही तो पूछा गया था कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो राम काव्य धारा भक्ति काल से संबंधित है, ये ज्ञानाश्रय ये भक्ति काल से, ये भक्ति काल से, लेकिन रासो बताओ किससे संबंधित है? आदिकाल से संबंधित है। प्रश्न का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है, आपको ध्यान रखना है। सिद्ध साहित्य या सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई भाई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? ये कथन साथियों किसका है? ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। ऐसे कुछ कथन है चुनिंदा जिनको आपको नोट कर लेने चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इनका किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सीधा सीधा जवाब इसका क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन इसका जवाब हो जाएगा कि सिद्ध सामंत
जो युग है उसकी कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, अर्थात कल्पनाओं में नहीं हुई भाई, ये ठोस जिसके प्रमाण है उसके आधार पर इसकी रचना हुई है। ये कथन बताओ किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। चलिए भाई, क्वेश्चन संख्या 14 हमसे विदा होता हुआ और आगे आ रहा है 15वां प्रश्न। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? मतलब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लिए ऐसा किसने कहा कि यह ग्रंथ पूरा वास्तव में क्या है? बताओ, जाली है। पूरा ग्रंथ बताओ वास्तव में कैसा है? जाली है। ये जो बात है किसने कही है? तो ध्यान रखना है, सबके बारे में जो नुक्ताचीनी की आदत होती है बताओ किसकी हो? रामचंद्र शुक्ल ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में कहा है। तो ध्यान रखना, इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है? बताओ, जाली है। तो ये बात किसने कही है? बताओ, पृथ्वीराज रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। सारे कथन आपके लिए, एक प्रश्न भी आपका सिंगल प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न आपके सामने ही आ रहे हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? प्रश्न को दोबारा बोल देता हूं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो बताइए, ये बात किसके लिए कही गई है साथियों? बीसल देव रासो के लिए क्या कही है? क्या कहा गया कि इसमें क्या है? बताओ, श्रृंगार की प्रधानता। आप सभी को पता है भाई, श्रृंगार की प्रधानता है ना? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो तो है ही कैसा ग्रंथ है? बताओ, श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बताओ, श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है ना? और इसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है ना? तो इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, बीसल देव रासो के बारे में बहुत कुछ बता चुका। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में करना है, बीसल देव रासो के बारे में कोई 3 तथ्य आपको बताने हैं जिनके बारे में शायद पहले दूसरे प्रश्न में चर्चा कर चुका। यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बीसल देव रासो का सीधा सीधा आंसर है यहाँ पर। किसके बारे में कहा गया है? बताओ, बीसल देव रासो के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो ना तो योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सीधा सीधा इसका जवाब क्या है? रामचंद्र शुक्ल। इन कथनों को आपको अच्छे से रट लेना है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अर्थात इन्होंने कहा कि जो है सिद्धनाथ और योगी, इन्होंने किसके बारे में शिक्षा दी? किसके बारे में शिक्षा नहीं दी? सांप्रदायिकता के बारे में शिक्षा नहीं दी। तो ऐसा बताओ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 से पहले आपको छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं साथियों, आप एक बार अच्छे से देखेंगे। आप पढ़ रहे हैं, बताओ क्या? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की तो ये तो आपकी प्रश्नोत्तरी वाली क्लास है। इसके अलावा मैं हिंदी साहित्य की विस्तृत क्लास, जो व्याख्या वाली क्लास है, वो भी हमारी इसी चैनल पर शाम को 8 बजे के आसपास आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप संपूर्ण व्याकरण को भी आप यहाँ से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप शिक्षण विधियाँ हैं वो भी आप निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आप इसी चैनल से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। प्रश्न है, राहुल वेल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बड़ी फेमस प्रसिद्ध वाली जो रचना है, कौन सी? बताओ, राहुल वेल। इसके रचिता रोड़ा कवि माना जाता है। कौन? बताओ, इसके कविता रोड़ा कवि माने जाते हैं। ये मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का क्या हुआ है? बताओ, शौर्य वर्णन है। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रही हैं, आपने थोड़ी सी भी तैयारी की, बताओ किसकी? आदिकाल की। तो इस प्रश्न का जवाब तो भी आपको ही देना है। इस प्रश्न का जवाब तो किसको देना है? आपको देना है। और मैं सभी का इंतजार करूंगा, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। क्या इनमें से कौन कौन सी बातें तो राहुल वेल मेल खाती है और कौन सी एक बात है राहुल वेल की जो रचना है उससे मेल नहीं खाती? तो यह है आज के लिए आपका प्रश्न। कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसी प्रश्न से, इसका जवाब हम लेंगे, इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे राहुल वेल की। तो तब तक के लिए, और इससे आगे का पार्ट आदिकाल का ही रहेगा, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को क्लास कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।